एक्चुअली में क्या हम्म। है कि जब भी मैंने अभी बुद्धिस्ट आपने देखा ही होगा, मेरे पॉडकास्ट वगैरह आए हैं, भार्गव भाई के साथ ही पॉडकास्ट किया था मैंने बुद्धिज्म के ऊपर। तो जब भी हम बुद्धिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है, भाई तुम्हारे राम कृष्ण का और रामायण महाभारत का क्या प्रूफ है? और इस मामले में मुझे लगा कि यार बात होनी चाहिए, क्योंकि रामायण के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने बात करी है विज्ञान दर्शन जी के साथ, लेकिन महाभारत के ऊपर अभी कभी भी अच्छे से बात नहीं हुई। इसी कारण मैंने सोचा कि आप लोगों को बुलाया जाए और इस पे चर्चा की जाए। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा राजेश जी आपका, दोबारा मिल रहे हैं हम, और नटराज जी आपका भी। जी, जी, बहुत 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 धन्यवाद। आभार हमें दोबारा ये अवसर देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपके इस मंच पर दोबारा आने का मौका मिल रहा है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि वो लोग रामायण और महाभारत के ऐतिहासिकता पर लेकर के सवाल खड़े करते हैं। देखो यार, आपने एक बात सुनी है, सवाल भी उसी के ऊपर खड़े किए जाते हैं जिनमें सवाल करने लायक कुछ बात हो। अगर आप उनके अस्तित्व को मानते ही नहीं हो, अगर आप स्वीकार ही नहीं करते तो कि ऐसी कोई चीज हुई है या ऐसी कोई घटना घटी है, तो फिर उस पर बात करना ही व्यर्थ है। आप अपनी एनर्जी ही किसी और जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर आपको कुछ भी हासिल नहीं होना। लेकिन आप बात कर रहे हो, और बार बार बात कर रहे हो, और पूरी कोशिश ये कर रहे हो कि भाई हम एन केन प्रकरण किसी भी तरह से ये साबित कर दें कि नहीं थे, भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं थे, भगवान कृष्ण नहीं थे। तो यह दर्शाता है कि डिनाई भी उसी को करना है जिसको आप या तो स्वीकार नहीं करना चाहते हो, या फिर आपके मन में, तन में, दिमाग में वो बसा हुआ है और आप जबरदस्ती उसको डिनाई करने की कोशिश कर रहे हो, जी तोड़ कोशिश कर रहे हो। और ये कोशिश ये दर्शाता है कि सत्य तो कुछ और ही है, बस आप तो ड्रामेबाजी कर रहे हो। और रही ड्रामेबाजी की बात, तो उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स नहीं है या फिर साक्ष्य नहीं है। तो मैं इन बुद्धिस्टों से पूछना चाहता हूँ, यार तुम लोग तो कहते हो कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था, और अशोक से पहले गौतम बुद्ध के होने का एक ढेला एविडेंस नहीं है। वो कहते हैं ना कि खेत में चले जाओ और फिर एक ढेला उठाओ और कहो कि भाई इस ढेले के बराबर भी कोई एविडेंस है 300 ईसा वर्ष पीछे का? तो भाई एक ढेला भी एविडेंस नहीं है। तो तुम तो खुद को बड़े वैज्ञानिक बनते हो, साइंटिस्ट बनते हो, और पता नहीं क्या क्या बनते हो, पीपल ज्ञानी हो। तो तुम्हें अपनी तो समझ एक पैसे की नहीं है कि तुम चिल्ला चिल्ला के कहते हो, दहाड़े मार के कहते हो हमारा इतिहास जमीन खोद के निकलता है, चट्टान फाड़ के निकलता है। लेकिन भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे यहाँ मेरे दो दो घर बने, मेरे गांव में, मेरे शहर में पूरी सड़कें खुद गई, कुछ भी नहीं निकला। न सड़क में से निकला, न घर की नींव में से निकला। यहाँ तक कि भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अन्य कार्यों के लिए भी बड़े गहरे गहरे गड्ढे खोदे गए, उन गड्ढों में से भी कुछ नहीं निकला। और तुम क्या कहते हो भाई, जिधर खोदो उधर से टप से मेरा इतिहास निकल जाता है। भाई मैं कसम से बता रहा हूं, अभी मैं फिर से कुछ खुदवाने वाला हूं। अगर निकला तो मान लूंगा, नहीं निकला तो फिर से यही बोलूंगा, 300 ईसा वर्ष पूर्व से पीछे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, एक ढेला एविडेंस नहीं है। अब बात करते हैं रामायण और महाभारत के प्रसंगों को लेकर कि भाई ये ऐतिहासिक है या नहीं है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे ना, अभी चर्चा शुरू होगी तो हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय में प्रमुख वक्ता के तौर पर हमारे नटराज जी रहें। मैं बैक स्टेज ही रहूंगा और मैं आप लोगों की बात भी सुनूंगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर कुछ एविडेंस साझा करने होंगे तो हम लोग उसको साझा भी करेंगे। बाकी मैं चाहूंगा नटराज जी, आज की इस चर्चा में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता हूँ। और जो लोग ये दावा करते हैं ना कि महाभारत का प्रूफ नहीं है, यार वो दावा हम्म खाली हम्म करते हैं। मैं इन सबको थक गया हूँ बुला बुला के कि तुम मेरे यहाँ आओ, मेरे चैनल पे आओ, हम्म हम्म आओ यहाँ बात करते हैं। ये बेचारे आएंगे हमारे यहाँ और फिर हाय हलो करते रहते हैं, फिर पूरी जी तोड़ मेहनत करते हैं, और जैसे ही इनको लगता है कि अब कुछ भी सिद्ध नहीं होने वाला, तो कुछ ऐसा करते हैं कि गाली गलौज कर लेंगे, कुछ टोन ऐसे यूज करेंगे कि भाई आदमी को थोड़ा बुरा लग जाए, या फिर चिढ़ाने का, या फिर उसको थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं। वो नहीं हम्म कहते हैं कि वो दो बच्चों में के बीच में जब लड़ाई होती है, तो जब बच्चा हारने लगता है तो वो चिल्लाते हुए चीखते हुए कहता है, जा रहा हूँ मम्मी को लेके आऊंगा, पापा को लेके आऊंगा, अगली बार देख लूंगा। तो यही इनकी हरकतें हैं, हम्म, और कुछ नहीं है इनके पास। जी। जी। तो नटराज जी शुरू करते हैं, तैयार हैं आप? हाँ, नटराज जी को जो है आप दोनों लोग जी, स्क्रीन पे आ जाइए, और मैं हूँ बैक स्टेज नीचे। हाँ। ओके ओके ठीक है। नटराज जी, पहला सवाल मेरा ये है कि
ये बताइए कि ये हिस्ट्री है, महाभारत या माइथोलॉजी है, इसको प्रूव करने के लिए, हिस्ट्री प्रूव करने के लिए, ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है? अगर मान लीजिए ये माइथोलॉजी है, ठीक है? तो भी क्या हो जाएगा? अगर हिस्ट्री है तो भी क्या हो जाएगा? ये सवाल अक्सर उठता है कि इस बात पे बहस करने की ज़रूरत ही क्यों है कि ये हिस्ट्री है, माइथोलॉजी है? इससे रियल प्रॉब्लम सॉल्व तो होगी नहीं हमारी आज की दुनिया की। ये जो मॉडर्न लिबरल्स लोग हैं, ये बोलते हैं, आर्गुमेंट आता है उनकी तरफ से कि क्यों बहस कर रहे हो ऐसी चीज़ पे जो पास्ट में हो गई है या नहीं भी हुई है, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, देखिए, एक वाक्य आपने सुना होगा कि जो जाति अपना इतिहास भूल जाती है, वो धीरे-धीरे नष्ट होने लग जाती है। अब इतिहास विज्ञान के क्षेत्र में भी आपको इतिहास ज्ञात करने वाले लोग मिलेंगे। आपको पता होगा न्यूटन ने भी इतिहास की किताब लिखी है। ग्रीक जो किंग्स की क्रोनोलॉजी है, उसके ऊपर न्यूटन ने किताब लिखी है। वो एक साइंटिस्ट थे, आप जानते हैं। और ग्रीक लोग देखिए वो देश-विदेश की यात्रा करते थे, इतिहास लिखते थे, साइंस में भी लिखते थे। सुमेरियन लोग भी लिखा करते थे, अरेबिक भी लिखा करते थे। तो इतिहास तो सब जगह लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है कि हम आज कुरेद रहे हैं उन चीज़ों को। ये हमेशा से चला आ रहा है कि हर एक जाति अपना-अपना कोई पुराना इतिहास याद रखती है। अब दूसरी बात आती है कि आवश्यकता क्या है? तो इतिहास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उन पुरानी बातों को लेकर झगड़ा करें, किसी के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप करें, वो बिल्कुल नहीं है, बस सीखने वाली चीज़ है। जो हमारे पूर्वजों से गलती हुई है, उससे सीखना और जो हमारे पूर्वजों का अच्छा काम हुआ है, उसको आगे ले जाना, उसको बढ़ाना। इतना उद्देश्य होता है इतिहास का और जिज्ञासाएँ भी होती है, कई चीज़ें सिर्फ़ जिज्ञासा के लिए होती है। उनमें वो नहीं देखा जाता कि क्यों किया जा रहा है, जिज्ञासा होती है। आप देखिए अभी जो एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें देखते हैं मानव क्या था, क्या नहीं था। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ जिज्ञासा के लिए हैं। आज वो मानव तो है नहीं उनमें कई प्रकार के जो हम पढ़ते हैं। तो जिज्ञासा शांति के लिए भी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं कि महाभारत को क्यों हम इतिहास के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें महाभारत इतिहास भी है और एक काव्य भी है। काव्य की शैली में इतिहास है। तो काव्य होने के कारण उसमें कई चीज़ें चमत्कारिक आपको मिलेंगी, कई चीज़ें अलंकारिक आपको मिलेंगी और कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी मिलेंगे। और पहले इसी प्रकार लिखा जाता था इतिहास। आप कहीं का भी इतिहास देखिए, यहाँ तक कि जो इजिप्शियन जो किंग्स हैं, वो वास्तविक किंग हैं, उनको कोई नकार नहीं सकता। उनकी मम्मीज़ मिल चुकी हैं और उनके इंस्क्रिप्शन भी मिल चुके हैं। लेकिन उनमें भी चमत्कारिक बातें, उनके जो इंस्क्रिप्शन हैं, उनके साथ में चमत्कारिक बातें। कोई किसी देवता से मिल रहा है, कोई किसी देवता से शादी कर रहा है। आधा मानव, आधा पशु-पक्षी वाला देवता आकर उनको सलाह दे रहा है। वहाँ भी ऐसी बातें। गौतम बुद्ध के साथ भी ऐसी बातें। गौतम बुद्ध को तो रियल मानते हैं ना, उनके साथ भी देखिए चमत्कारिक बातें। तो इसी प्रकार लिखा जाता था पहले। वो हमारे ऊपर हम कैसे चमत्कारों को अलग करके और कैसे उन चीज़ों को अलग तौर पर पहचानें कि क्या इतिहास है और क्या नहीं। और आगे वो प्रूफ हम देंगे कि क्यों इतिहास माना जाता है, जैसे-जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी, कि ये इतिहास क्यों है और क्यों माना जाए और क्या अभी तक क्या दिक्कतें जो आ रही हैं, इसके इतिहास होने में जो सवाल खड़ी करती है, उसको भी हम जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, उस संदर्भ में समझेंगे। जी। जी, नटराज जी, जो ये महाभारत की लड़ाई हुई थी, वो कुरुक्षेत्र में हुई थी और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुरुक्षेत्र है, जहाँ पर कहा जाता है कि अगर ये महाभारत लड़ाई लड़ी गई है और इतने लोग मरे थे, लाइक अगर लाखों की संख्या में लोग मरे थे और लाखों की संख्या में वेपन्स यूज़ हुए होंगे, रथ यूज़ हुए होंगे, घोड़े होंगे अगर रथ में लगते थे और घोड़ों की हमें स्केलेटल मिलने चाहिए। क्या सबूत हुँ। मिलते हैं कुरुक्षेत्र से हमें अभी तक महाभारत के? जी, देखिए वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया है, वो घनी आबादी का क्षेत्र है। तो अभी पर्याप्त मात्रा में उस जगह इतनी खुदाई नहीं हुई है, लेकिन उसके आस-पास आप देखें जो भी महाभारत के जो क्षेत्र बताए गए हैं, वहाँ पे हमें आबादी के प्रमाण मिले हैं। यहाँ तक कि
वर्तमान में सुनौली में रथों के भी प्रमाण मिले हैं, योद्धाओं के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये चीज बता तो रहा है कि युद्ध प्रिय संस्कृति या इस तरह जैसे हम युद्धों का वर्णन पढ़ते हैं वैसे युद्ध अवश्य हुए हैं। यहाँ तक कि कई सारे जो रॉक शेल्टर हैं उन पे जो चारकोलोथिकल टाइम पीरियड के जो चित्रांकन है वहां भी युद्धों के वर्णन है। वहां घोड़े हैं, रथ हैं, बड़े बड़े रथों का चित्रण है। चार चार घोड़े, जैसा कि महाभारत में भी आता है, रामायण में भी आता है कि 4 घोड़े वाले, 2 घोड़े वाले रथ, उनके चित्रांकन है। तो ये चीज तो बता रही है कि रामायण और महाभारत जैसी घटनाएं हुई हैं और उन्हीं घटनाओं का, और ये चित्र बुद्ध से पहले के हैं। जो बुद्ध का टाइम पीरियड माना था 600 बीसी, और ये चित्र चारकोलिथिकल पीरियड के हैं। इस पे एक बुक भी है, रॉक आर्ट ऑफ चारकोलिथिकल पीरियड, न्यूमेर की बुक है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये चित्रांकन, रथों का मिलना, अस्त्र शस्त्रों का मिलना, अस्त्र शस्त्र जैसे कॉपर होर्ड कल्चर है उसमें जो अस्त्र शस्त्र आपको महाभारत में मिलते हैं, जैसे मत्स्यकार तीर, जिसमें मतलब मछली के आकार का तीर होता है ना, और खड़ग वगैरह, जो भी अस्त्र शस्त्र बताए गए हैं वो अस्त्र शस्त्र भी कॉपर होर्ड कल्चर में इन्हीं जगह, जो जगह बताई जाती महाभारत में, जो जो जगह हैं उनमें से अधिकांश साइटों पर जो खुदाई हो चुकी है अच्छी तरह, वहां ये अस्त्र शस्त्र भी मिल रहे हैं। तो ये चीज तो निश्चित तौर पे दर्शा रही है कि जैसा युद्ध वाली संस्कृति का वर्णन किया जाता है वैसा मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि हमें नाम क्यों नहीं मिल रहा है ना, महल क्यों नहीं मिल रहा, तो अभी उतना खुदाई नहीं हुआ है। और महल, ऐसा नहीं कि पूरा महल मिल जाएगा, उसकी हमें जैसे महल की कहें जो नींव रहती है उस टाइप का मिलेगा। और कौशाम्बी है, जैसा बीबी लाल जी ने वर्णन किया है और कि कौशाम्बी में जो दिल्ली वाला जो एरिया था, मेरठ वाला, हस्तिनापुर वाला, वहां बाढ़ आई थी, पुराणों में इसका वर्णन है। वहां से पांडव के वंशज वो पलायन करके कौशाम्बी चले गए। तो जो लास्ट फेज था वो पीजीडब्ल्यू फेज था हस्तिनापुर का, और कौशाम्बी का जो अर्ली फेज है वो पीजीडब्ल्यू है। और हस्तिनापुर में हुई खुदाई बाढ़ को दर्शाती है, जैसा पुराणों में वर्णन है। और इसके अलावा जो वहां खुदाई है वहां पे किले के भी प्रमाण मिले। और जो राजा उद्यन है, जो बुद्ध के समय माने जाते थे, उनको पांडवों का वंशज भी कहा जाता है, बौद्ध साहित्य में भी कहा जाता है, और जो हमारा हिंदू साहित्य है, जैन साहित्य है, उनमें भी कहा जाता है। तो पुरातात्विक प्रमाण और साहित्यिक प्रमाण ये इशारा कर रहे हैं कि महाभारत वास्तविक घटना है, और जो अस्त्र शस्त्र वाली जो संस्कृति थी वही संस्कृति दिख रही है। अब हमें नाम क्यों नहीं मिलता है ना, जैसे आप देखेंगे जैसे सुमेर के राजा हैं, हम 3000 बीसी तक चल जाएं, इजिप्ट में चल जाएं, तो वहां राजाओं की मम्मियां मिलेंगी, है ना, राजाओं के शिलालेख मिलेंगे, उनके चित्र मिलेंगे, उनके नाम मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं मिलता? हमारे यहाँ जो प्रशस्तियां होती हैं, राजा की जो प्रशस्तियां होती हैं, वो लिखने की परंपरा नहीं थी। राजा अपना गुणगान नहीं करता था, अपने गुणगान में कुछ लिखता नहीं था। आप देखेंगे हमारे यहाँ जो राजाओं के सिक्के चलते थे, तो पहले जो सबसे पुराने हमारे यहाँ जो सिक्के मिले हैं वो मिले हैं पीएमसी, पंचमार्क कॉइन, लगभग 600 ईसा पूर्व तक माना गया है, कुछ उसको 800 ईसा पूर्व मानते हैं। उनमें किसी राजा का नाम नहीं है, चलाते राजा थे लेकिन किसी राजा का नाम नहीं है, किसी राजा का कोई चित्र नहीं है, कोई फोटो नहीं है। तो ये दिखाता है कि हमारे जो राजा थे वो आत्म प्रशंसा, आत्म प्रचार की उपेक्षा करते थे। जो उनको प्रजा पालक तो दिखाता है, लेकिन थोड़ा इतिहास के प्रति ये चीज उपेक्षा का भाव दर्शाता है। तो उन सिक्कों पे आपको राजा का चित्र नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। फिर आता है अब कुषाण काल, ये कब आता है? फर्स्ट 100 एडी के आसपास। इसमें कुषाणों ने नाम लिखना शुरू किया,
और राजा का चित्र बनाया। वहीं से देखकर गुप्त काल में या कुषाण काल में या सातवाहन काल में हमारे राजाओं का फोटो मिलता है सिक्कों पे और नाम मिलता है। राजाओं की प्रशस्ति लिखना कब शुरू हुई? अशोक के टाइम। उससे पहले हमारा कोई राजा प्रशस्ति नहीं लिखाता था। अशोक ने भी कैसे शुरू किया? जो ईरान के राजा हैं डेरियस थर्ड, डेरियस थर्ड को देखकर उन्होंने अपने शिलालेख प्रशस्तियां लिखना चालू की। तो ये हमारी परंपरा या कहें राजाओं का जो व्यवहार है उसके कारण हमें इस तरह के सबूत नहीं मिलते जैसे इजिप्ट और सुमेर में मिलते हैं। लेकिन जो आंतरिक वर्णन जब हम टेक्स्ट का और पुरातत्व से करते हैं तो जो संस्कृति 2000 या 3000 ईसा पूर्व थी वो बिल्कुल महाभारत से मैच खाती है। भौगोलिक परिस्थितियां भी मैच खाती हैं। जैसे अभी सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर की जो समाप्ति है या समाप्ति शुरू होना वो 3000 बीसी से 1500 ईसा पूर्व के आसपास देखी जाती है। और महाभारत में भी इसका वर्णन है और वही मार्गों का वर्णन है जिस मार्गों में अभी जो इसरो के जो पेलियो चैनल है, इसरो द्वारा जो पेलियो चैनल खोजे गए हैं या अन्य जो भी जूलॉजिकल सर्वे द्वारा या जूलॉजिस्ट द्वारा खोजे गए हैं वही जो मार्ग है वही मार्ग महाभारत या महाभारत के जो भी समकालीन जो भी टेक्स्ट हैं जैसे ब्राह्मण ग्रंथ उनमें भी मिला है। तो भौगोलिक, जियोग्राफिकल और जो सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव है वो इस चीज को दर्शाता है। और अभी हाल में ही आप देखें द्वारिका की जो प्राप्ति हुई है वो भी महाभारत के द्वारिका शहर से मिलता है। और जो इसकी खुदाई की एस.आर. राव, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी एशियंट सिटी ऑफ द्वारिका। उसमें भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि उसकी जो स्थिति है द्वारका की वो स्थिति टेक्स्ट से मैच खाती है। तो कई सारी चीजें, एक और चीज है जो बुद्ध है, बुद्ध का समय था जिसको हम कहते हैं 16 महाजनपदों का टाइम था बुद्ध का समय। लेकिन आप देखेंगे कि जो महाभारत है उसमें जनपदों का उल्लेख है लेकिन 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो ये चीज भी महाभारत को प्राचीन और एक इतिहास का विकास क्रम के रूप में दर्शाती है कि पहले जनपद टाइम था, जनपद और गणपत जो गणतंत्र है वही आगे मिलकर 16 महाजनपद का रूप लेते हैं। और अशोक के टाइम क्या होता है कि कई सारे जो गण थे उनको दबा दिया गया था। फिर अशोक के बाद फिर से कुछ गण वापस से आते हैं, उनमें आता है वृष्णिगण। वृष्णिगण क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण है उन्हीं के वंशज वृष्णिगण कहलाए। अगर मान लीजिए श्री कृष्ण कोई काल्पनिक होते तो बाद के जो राजा हैं अशोक के बाद, जिस समय लिपि दर्शाना चालू हो गया था कोइंस पर, वो अपने आप को वृष्णिगण के रूप में नहीं दर्शाते। अब वो वृष्णिगण वो खुद को कृष्ण का वंशज मानते थे या हमने उनको देखकर श्री कृष्ण को कृष्ण का वंशज बताया है। तो इसका पता ऐसे लगता है कि जो वृष्णिगण का जो कोइंस है उस पे एक तरफ चक्र बना है, सुदर्शन चक्र, और एक तरफ हल बना है, सिंह मुख हल बना है, जो कि बलराम और कृष्ण को दर्शाता है। और ये चीज दर्शाती है कि वो भी अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज मानते थे। तो हमारे जो लगातार जो राजाओं का वर्णन मिलता है, जो भी राजा हमें टेक्स्ट में मिलते हैं उनमें से आप देखें 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 बीसी और आज तक अनेकों राजाओं का जो वर्णन मिलता है वो कहीं ना कहीं अपन को कृष्ण और भगवान राम से जोड़ते हुए मिलते हैं या उस वंश के मिलते हैं। तो ये चीज दर्शाती है कि ये कोई काल्पनिक पुरुष नहीं थे, महाभारत कोई काल्पनिक घटना नहीं थी। हाँ, कुछ वर्णन बढ़ा चढ़ा के आपको मिल जाएंगे, कुछ अतोक्तियां मिल जाएंगी जैसा कि काव्यों में होता है। नटराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कुछ भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस मिला है क्या अभी तक कि हम ये कह सकें कि हाँ यार ये तो हिस्ट्री ही है? नहीं, अभी द्वारिका का जो मिला है वो कंफर्मेशन में आप मान सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो पूरी तरह जो कंफर्म होता है वो होता है इंस्क्रिप्शन या उस टाइम का
कोई चित्र मिले, इंस्क्रिप्शन मिले, तो वो हमारे यहाँ परंपरा नहीं थी, तो ये थोड़ा उसको देखते हुए थोड़ा कठिन हो जाता है। बाकी आप द्वारका को ले सकते हैं एक सिटी के रूप में, और जिस तरह से उसका वर्णन हुआ है, और एक बाढ़ जो आई थी हस्तिनापुर में, उसको भी आप ले सकते हैं। और भौगोलिक या कहें जूलॉजिकली आप ले, तो आप सरस्वती रिवर को भी ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं, और बाकी अस्त्र शस्त्र तो मिलेंगे उस टाइम पीरियड के कई सारे। अब कई ऐसी लड़ाई होती है, वहां आपको कंकाल नहीं मिलेंगे, जैसे अभी कारगिल हुआ, तो कारगिल में अभी आपको कंकाल नहीं मिलेगा। ये तो अभी हुआ है ना युद्ध, वहां आपको कितने कंकाल मिल गए? थोड़ा बहुत मिल जाता है, वो ज्यादा पुराना नहीं है। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वहां पे आपको कितने कंकाल मिल गए हल्दी घाटी में, बताइए? युद्ध के घोड़े, काफी घोड़े और हाथी मरे होंगे उस युद्ध में, हल्दी घाटी में, है ना? कुछ मिला? सिकंदर और पोरुस का युद्ध हुआ था, सब मानते हैं। आपको अफगानिस्तान में कितने घोड़े कितने हाथी मिल गए? जबकि ग्रीक तो लिखा करते हैं कि बड़े बड़े हाथी थे युद्ध में, बड़े बड़े वो थे। कुछ मिला हाथी कोई युद्ध का? तो वो चीजें उस समय के साथ किसी न किसी प्रकार से युद्ध की चीजें, वो कुछ लोग संस्कार कर देते मनुष्यों का, जानवरों को भी इधर उधर कर दिया जाता है, या कुछ जंगली जानवरों द्वारा उनको, या जो होते हैं जो अपघट्य करते हैं लास्ट में, उनके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो अभी के युद्धों का हमें नहीं मिल रहा है, बाकी का मिलना तो मुश्किल है। हाँ, अस्त्र शस्त्र से आप अनुमान कर सकते हैं। अच्छा नटराज जी, इसकी डेटिंग कब की जाती है और कैसे की जाती है इस वार की? जी, डेटिंग तो अभी तक जैसे हमारे यहाँ जो क्या था, पीजीडब्ल्यू, जब महाभारत में पीजीडब्ल्यू और ओसीपी माना जा रहा था बीबी लाल जी के समय, तो उसकी डेटिंग काफी पुरानी नहीं जा रही थी, 1500 से 2000 बीसी तक जा रही थी। लेकिन अभी जो नए तरीके से जो रिपोर्ट किया गया है, बी आर मनी जी और विनय कुमार गुप्ता जी, तो उन्होंने ओसीपी, जिसको महाभारत या रामायण के समानांतर माना जाता है, वो 3000 बीसी तक या 2500 बीसी तक माना गया है, या ले गए हैं। इसी प्रकार जैसे वाराणसी है, पहले उसकी एक अलग कॉर्नोलॉजी थी, और अभी कुछ समय पहले जैसे खुदाई की गई है विदुला जायसवाल जी और बी आर मनी जी ने, तो कॉर्नोलॉजी में परिवर्तन आया है। तो जितना साइंटिफिक रूप से और सटीक रूप से डेटिंग होगी, वो आगे बढ़ेगी। हाँ, जो हम डेटिंग करते हैं कितना पुराना हो सकता है, तो कई लोग तो एस्ट्रोनॉमी से करते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे कि उसमें क्या है। और एक और चीज की जाती है, वो है साहित्यिक या अभिलेख के आधार पर। तो अभिलेखों में जो पुलकेशिन सिंह दित्य हैं, लगभग 7वीं शताब्दी में हुए थे, उन्होंने वर्णन किया है कि ये जो अभिलेख वो लिखवा रहे हैं, वो अभिलेख महाभारत के इतने समय बाद हुआ, मतलब लिखा गया। तो उसके आधार पर जब गणना की जाती है, तो वही 3000 ईसा पूर्व के आसपास आती है। तो हम अगर देखें तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के आसपास, या 3000 ईसा पूर्व, जो अभी तक सबसे अधिक मान माना जाता है, अभिलेख के तौर पे भी, साहित्यिक तौर पे भी, और कई एस्ट्रोनॉमी जो करते हैं उनके आधार पर भी, या एस्ट्रोलॉजी जो भी बोले, उसके आधार पे जो करते हैं, उसके आधार पे 3000 बीसी अभी तक सबसे मान्य है। आप कहेंगे इसका फिक्स डेट क्यों नहीं है? तो फिक्स डेट हमारे यहाँ बुद्धा का भी नहीं है। कोई 500 ईसा पूर्व, कोई 400 ईसा पूर्व, कोई 600 ईसा पूर्व, और जो साहित्यिक वर्णन मिलते हैं परंपरागत रूप से, वो 1500, 1000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, वो आगे पीछे करते रहते हैं। जबकि हम महाभारत देखेंगे तो अधिकांश 3000 या 2000 ईसा पूर्व या 3000 ईसा पूर्व सटीक रूप से बताते हैं। अच्छा, आप एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा जी, बताइए कि कौन से एविडेंसेस मिलते हैं हमें? नहीं, ये तो क्या मेरा इतना विषय नहीं है एस्ट्रोनॉमी का,
लेकिन जो महाभारत है या रामायण है, उनमें पांडवों के जन्म का वृत्तांत, उनके किस नक्षत्र में जन्म हुआ, उसकी क्या स्थिति थी, है ना? और युगों का वर्णन, वो सब चीजें कैलकुलेट करके वो डेटिंग निकाली जाती है। काफी लोगों ने लिखा है इस पे, जैसे वेदवीर आर्य जी हैं, है ना? और भी कई लोग हैं। हाँ, एक और किताब है, उसमें भी एस्ट्रोनॉमी डेट के बारे में, वो अ, महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी करके वो किताब है। उसमें भी है, जैसे रामायण पे लिखी गई है ना, उसी प्रकार से महाभारत पर भी वो किताब लिखी गई है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है और जैन लिटरेचर है उसमें भी महाभारत का ज़िक्र मिलता है, ऐसा है? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल मिलता है। जो जातक कथाएँ हैं, उनमें आप कुणाल जातक देखिए, पांडवों का उल्लेख है। भूरिदत्त जातक में भी पांडवों का उल्लेख है। और जातक मुख्य पाठ हैं त्रिपिटक के, और इतने प्राचीन हैं, इतने मान्य हैं कि सांची भरत स्तूप पर भी इनके अंकन है, जो कि 200 बीसी है। और जो त्रिपिटक के एक व्याख्याकार हुए हैं बुद्ध घोष। तो क्या होता है, दीर्घ निकाय में भगवान बुद्ध ने कुछ क्रियाओं को करने का जो भिक्षु हैं उनको मना किया, निषेध किया है। उन्हीं में से एक है जो प्रलाप वाली जो कथाएं हैं, प्रलाप वाली जो बातें हैं, उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब इसमें जो बुद्ध घोष है, उन्होंने व्याख्या में लिखा है कि बुद्ध के कहने का अर्थ है कि एक तो सीता हरण, क्योंकि वहां पे दुख है, प्रलाप है। और एक है युद्ध वाला, जैसे भारत युद्ध, भारत युद्ध का वहां पे उन्होंने निर्देश किया है। तो सीधे तौर पर जो बुद्ध हैं, वो जैसे महाभारत युद्ध और सीता हरण वाली जो बातें हैं, उनके डिस्कशन को मना करते हैं। तो वहां भी उल्लेख है। और श्री कृष्ण का उल्लेख आप देखेंगे तो घत जातक है, उसमें श्री कृष्ण का उल्लेख है। और भगवान राम का भी उल्लेख है, दशरथ जातक में भगवान राम का उल्लेख है। तो इस प्रकार एक और है चुल निदेश, ये भी त्रिपिटक का भाग है। माना जाता है कि बुद्ध के जो शिष्य थे सारिपुत्र, उनके द्वारा लिखा गया था। इसमें भी कृष्ण और जो पांडव वगैरह, इन सब के नाम उल्लेख किए गए हैं। तो बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में तो आप अलग से महाभारत ही है ना, पौम चरित करके, है ना, रामायण भी है। तो वहां भी इन सब के वर्णन है। और जो जैनों में एक नेमिनाथ नाम से तीर्थंकर हुए हैं, उनके भाई के रूप में या उनके अनुचर के रूप में भगवान कृष्ण और बलराम को दर्शाया जाता है। तो निश्चित तौर पे जैन और बौद्धों में महाभारत का उल्लेख किया गया है। हुँ। अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर इनका ज़िक्र मिलता है इन सब चीज़ों का, तो डिनाई क्यों करते हैं लोग? नहीं, तुम्हारे डिनाई इसलिए करते हैं कि उन्हें यही दर्शाना है कि पृथ्वी पर पहले जो मनुष्य हैं वो भगवान बुद्ध ही हैं। एक हिस्टोरियन नीलेश ओक, मैं उनके थोड़े बहुत पॉडकास्ट वगैरह देख रहा था, वो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करते रहते हैं महाभारत के ऊपर। तो वो रणवीर अलाहाबादिया के जब पॉडकास्ट पे आए हुए थे, तो वो एक जेनेटिक एविडेंस की बात कर रहे थे। हालाँकि मुझे समझ नहीं आया कि जेनेटिक एविडेंस कैसे इकट्ठा किया गया होगा, मुझे नहीं पता। हाँ, तो अगर इसके ऊपर आपके कुछ जानकारी है तो बता सकते हैं? नहीं, मुझे भी अभी समझ नहीं आया है, जैसे आपको नहीं आया। कहाँ से मिला जेनेटिक्स एविडेंस, कैसे मिला, और उसकी रिपोर्ट क्या है, ऑथेंटिक रिपोर्ट क्या है, वो सब अगर हुँ, उपलब्ध होती है तो हम उस पे बात कर सकते हैं। और अब मैं तो जानता नहीं हूँ जेनेटिक्स के बारे में इतना, है ना, हुँ, कौन सा मतलब मात्र सत्तात्मक डीएनए होता है, कौन सा पितृ सत्तात्मक डीएनए होता है, वो कैसे जांचते हैं। तो अगर रिपोर्ट मिलेगी तो जो हमारी जान पहचान के विशेषज्ञ हैं, उनसे डिस्कशन करके अगर कुछ मिलता है तो बात की जा सकती है। नहीं तो अभी तो हाँ। कुछ ऐसा मुझे पता नहीं है इस बारे में। हालाँकि ये नीलेश ओक के बारे में जब मैंने 1-2 अपने किसी जानकार को भेजा, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम्म। उन्होंने भी कहा कि क्रेडिबल इंसान नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यार एक बार इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि कुछ लोग इनके जो वो ये जेनेटिक एविडेंस उनका बताते हैं। वो डेटिंग भी काफी आगे तक बढ़ाते हैं। अब पता नहीं क्या बोलते हैं। 5561 बीसी, ऐसा ही कुछ है, हाँ, वो 5561। हाँ, वो साहित्यिक भी नहीं मिलता, और जो मैंने इंस्क्रिप्शन का उल्लेख किया पुलकेशिन दीप्ति का, उससे भी नहीं मिलता। और बाकी के एस्ट्रोनोम जो भी
एस्ट्रोनॉमिस्ट निकालते हैं, वो भी इससे सहमत नहीं है, मतलब इनकी जो डेटिंग है उससे। तो अब आगे क्या हो वो, अब ये तो आपस में यही लोग थोड़ा सुलझाएं कि कौन किस किस प्रकार की एस्ट्रोनॉमी डेट सही है या कौन सी गलत है। बाकी 3000 बीसी कहीं जगह आपको मिलेगा, जो सबसे ज्यादा वो माना जाता है 3000 के आसपास। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को आया था जब मैं लाइव आया हुआ था, किसी ने सुपर चैट दे के दिया था और मैंने ये वादा किया था कि मैं पूछूंगा। इसी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, एक क्रोनोलॉजी क्या बनती है रामायणा, महाभारत और इंडस वैली सिविलाइजेशन की? पहले क्या आया, पहले क्या हुआ? देखिए, रामायण का मैं अभी स्किप करूंगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकली उतने मतलब उतने प्रमाण अभी नहीं मिले हैं, और अभी राम सेतु भी पेंडिंग है ना, उसके बारे में भी कोई, राम सेतु पर भी कोई अ, अच्छी रिसर्च अभी नहीं हुई है। क्या कारण हो सकता है वो अलग चीज है। हाँ, महाभारत अगर देखेंगे तो महाभारत को अगर हम 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में रखते हैं, तो आप देखेंगे जो इंडस वैली है उसका जो प्री पीरियड है, आरंभिक जो पीरियड है, वो शुरू होता है 8000 ईसा पूर्व से। भिराना, बलूचिस्तान, मेहरगढ़, राकीगढ़, इसमें थोड़ा न्यूलिथिकल जो कल्चर है वो भी इसमें समाहित है। तो और बाकी हम देखें तो मोटा मोटा 4000 ईसा पूर्व है ना, इंडस वैली अगर देखें, तो इंडस वैली जो कल्चर है वो महाभारत के समानांतर भी था, महाभारत से पहले भी था, और महाभारत के बाद भी था। जो लेट फेस है, सिमेट्री एज है महाभारत इंडस वैली का, वो 1500 बीसी तक। और अभी जो वैशाली की खुदाई हुई थी उसमें एक सील भी मिली थी इंडस वैली की, छोटी सी, तो वो 100 बीसी, सॉरी 1000 बीसी या 700 बीसी के आसपास मानी गई है। तो कुल मिलाकर जो महाभारत है वो इंडस वैली के टाइम था, उसके समानांतर था, लेकिन जो इंडस वैली है वो महाभारत से पहले, उसके समय और उसके बाद भी रही है जी। जी। तो और जो द्वारिका में भी इंडस वैली जैसी सील मिली है, द्वारिका में भी जो जी, त्रिमुख सील है वो इंडस वैली जैसी सील है। जी। जैसे कि आपने बताया कि महाभारत में सरस्वती नदी का ज़िक्र आता है, ठीक है? और फिर तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म होने वाली थी, क्योंकि सरस्वती नदी अब है नहीं, अब सबको पता है। तो क्या सरस्वती नदी उस वक़्त थी, जब इंडस वैली बिल्कुल सिविलाइजेशन खत्म थी, हो रही हाँ। थी? इसका तो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सरस्वती नदी पे काम किया, उन्होंने इसका मैप भी बनाया है, और उन्होंने बताया है कि सब जो सर्वाधिक जो साइट थी इंडस हुँ। वैली की, वो सिंधु की अपेक्षा सरस्वती नदी के तट पर थी। राजेश जी। जी। हाँ, तो कुछ ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से आप, कि जितनी हमारी चर्चा हुई है अभी तक? ये जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी लोगों का इनका एक और क्लेम होता है कि अच्छा ठीक है, अगर आपकी रामायण और महाभारत इतनी ही प्राचीन है तो लैंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषाई परिदृश्यों पर सही साबित क्यों नहीं होती? अगर मान लीजिए, अगर हम पाली प्राकृत ग्रंथों की बात करें तो पाली प्राकृत ग्रंथ ज़्यादा प्राचीन साबित होते हैं, जबकि हुँ, आप संस्कृत को सबसे प्राचीन बताते फिरते हैं। लेकिन आपके रामायण महाभारत का तो कोई संस्कृत में लिखने का कोई एविडेंस ही नहीं मिलता, साक्ष्य ही नहीं मिलता। या फिर आपने रामायण और महाभारत को किसी अन्य लिपि में लिखा हो, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। इवन ब्राह्मी लिपि अगर चलती थी तो ब्राह्मी लिपि में तो संस्कृत लिख ही नहीं सकते। तो जब हुँ, ब्राह्मी लिपि में संस्कृत लिख नहीं सकते, इसी से साबित हो जाता है कि भाई आपके जो ग्रंथ वगैरह हैं वो सब काल्पनिक हैं और बाद में लिखे गए हैं, या फिर बौद्ध ग्रंथों से कॉपी मार के लिख लिया आप लोगों ने। ये क्लेम्स आते हैं ना, ये सवाल आपके पॉडकास्ट में ही बहुत सारे लोग उठाते होंगे। तो भाई देखो, जो इस तरह के भूतिया टाइप के लोग हैं जो ऐसे सवाल उठाते रहते हैं, तो उनसे कहना बस इतना है कि भाषा और लिपि, जो बच्चे इसका भी अंतर नहीं कर पाते हैं, आजकल वो भी भाषा और लिपि के आधार पर रामायण और महाभारत को नकारने की कोशिश करने बैठ गए हैं। भाई मेजॉरिटी मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं डिस्कशन में, तो
चर्चा करते-करते जब हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है, जब उनसे ये पूछते हैं, अच्छा भाई तुम भाषा और लिपि पर इतनी बात कर ही रहे हो, तो चलो बताओ कि पाली भाषा है या लिपि है? मैं यकीन नहीं मानोगे भाई, ऐसे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं कि उनको अभी भी ये नहीं क्लियर हो पाया है कि पाली एज़ अ लैंग्वेज या लिपि, नहीं पता उनको। और वो भी सीना चौड़ा करके आपके हमारे स्ट्रीम में आएँगे और कहेंगे, भाषाई दृष्टि से तो रामायण और महाभारत जो है ना, वो काल्पनिक सिद्ध होता है। क्यों भाई? क्योंकि उस ज़माने में ब्राह्मी लिपि चलती थी और ब्राह्मी लिपि में संस्कृत लिटरेचर लिखा नहीं जा सकता। इसलिए भाई असंभव प्रतीत होता है, रामायण और महाभारत की घटनाएँ कभी हुई नहीं। तो भाई ये बात तो वाक़ई में लॉजिकल है, क्वेश्चन्स उनका बिल्कुल राइट है, सही है क्वेश्चन्स। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी बातों में कोई दम है? क्या वास्तव में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ जो हैं, वो अन्य लिपियों में नहीं लिखे गए, देवनागरी देवनागरी लिपि के अलावा? तो इसका रेफरेंस ये है कि निसंदेह लिखे गए हैं। मैं चाहूँगा नटराज जी, आप कुछ उदाहरण ऐसे प्रस्तुत करें जिससे इस बात का पता लगता हो कि रामायण या महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं, वह भारत की अन्य प्राचीन लिपियों में भी लिखे गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, वेद है। आपने ये सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि 14वीं या 16वीं शताब्दी से पहले वेदों की कोई पांडुलिपि एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन यकीन मानिए, 12वीं शताब्दी की भी एक वैदिक पांडुलिपि है, जो कि दूसरी लिपि में है। जो ओके। कह रहे थे ना कि वेदों को अन्य लिपि में नहीं लिखा जा सकता। तो मैं चाहूँगा नटराज जी, थोड़ा-सा आप उस 12वीं शताब्दी की वैदिक पांडुलिपि, उसकी थोड़ी बहुत डिटेल के साथ, और फिर रामायण महाभारत की जो प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं, उनकी डिटेल के साथ आप इस चर्चा को थोड़ा-सा आगे बढ़ाइए। जी, जैसे मैंने बताया कि आज भी महाभारत आप देखें, बंगाल की साइड में बंगाली में लिपि में पढ़ी जाती है। साउथ की साइड में वो अपनी जो भी दक्षिण की लिपियाँ उनमें पढ़ते हैं और भाषा संस्कृत है। तो ये दर्शाता है कि एक भाषा को आज भी या पहले भी अनेक लिपि में पढ़ा जा सकता था। और महाभारत की जो पांडुलिपि है, वो भारत में, अभी मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में ही वो कई लिपियों में मिल जाती है। देवनागरिक में मिलती है, देवनागरिक के अलावा शारदा में भी मिलती है महाभारत और रामायण की। हाँ, उनका समय काल है, जो टाइम पीरियड है, वो उतना प्राचीन नहीं है। अब हम बात करते हैं जो वेदों की पांडुलिपि की बात हुई है, तो 14वीं शताब्दी की पांडुलिपि देवनागरिक में है। लेकिन 11वीं से 12वीं शताब्दी की पांडुलिपि जो तिब्बत और नेपाल से मिली है, वो पांडुलिपि आपकी शारदा लिपि में है, वेदों की। एक और ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, उसकी पांडुलिपि 8वीं शताब्दी की है। सॉरी, हाँ, 8वीं 9वीं शताब्दी की है। वो नेवारी लिपि में है, नेपाल से मिली है। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है भेल संहिता, ये भी आयुर्वेद का है। इसकी एक पांडुलिपि 15वीं शताब्दी की मिली थी, मद्रास ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में है। और एक पांडुलिपि इसकी कश्मीर से मिली थी, जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी की सिद्ध मातृका कुटिल ब्रह्मी लिपि में। तो देवनागरिक और ब्रह्मी में आपको भेल संहिता मिल रही है। एक मीमांसाष्टक है जो चाइना से मिला था, उसकी लिपि कुटिल ब्रह्मी लिपि है। और अब आते हैं महाभारत की बात। तो महाभारत के जो पर्वों की लिस्ट है, महाभारत में पर्व है, आश्वेधिक पर्व है, भीष्म पर्व है। तो ऐसे ही पर्वों की एक लिस्ट दूसरी शताब्दी की ब्रह्मी लिपि में, जो स्फितिजर नाम की पांडुलिपि है, उसमें मिली। और ये चीनी तुर्किस्तान से प्राप्त हुई थी ये पांडुलिपि। उसमें ब्रह्मी में पर्वों के नाम है। जब पर्व ब्रह्मी लिपि में लिखे जा सकते हैं, तो महाभारत क्यों नहीं? अब आप कहेंगे कि हो सकता है ये पर्व भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट से लिए हों, आपके महाभारत, या हो सकता है कुछ और हो ये पर्व। तो महाभारत का एक पर्व है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व के कुछ श्लोक तुर्किस्तान से एक पांडुलिपि प्राप्त हुई थी, और वो पांडुलिपि 4वीं शताब्दी की है। ब्रह्मी लिपि की पांडुलिपि है, गुप्तकालीन ब्रह्मी लिपि की। और उसमें उद्योग पर्व के लगभग 8 श्लोक जो क्रम से आते हैं, वो ब्रह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, देवनागरिक के अलावा।
आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा उस पांडुलिपि के बारे में, कहीं नहीं पढ़ा होगा। और जितने भी पांडुलिपि पे शोध करते हैं हमारे भारत के, या जो भी यूट्यूब में इससे रिलेटेड चैनल हैं, उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा। यहाँ तक कि जो भंडार ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से जो क्रिटिकल एडिशन निकलता है महाभारत का, उसमें कई सारी पांडुलिपियों का विवरण है, कई सारी पांडुलिपियां, हजारों पांडुलिपियों का विवरण है, लेकिन उस पांडुलिपि के बारे में उसमें भी नहीं लिखा। तो वो पांडुलिपि हम आपको अभी दिखाते हैं। कुशवा जी अगर आप शो कर दें। हाँ, नहीं मैंने हाँ, दुर्भाग्य की बात ये है, सिर्फ इतना सा हिस्सा मिला है, काफी पुराना है। और आप लिपि देखेंगे, ये ब्रह्मी लिपि है, और जो उद्योग पर्व है उसके 8 श्लोक हैं इसमें। ओके। तो ब्रह्मी में भी हमारी पांडुलिपि मिलती है। तो ये बताता है कि जब इस लिपि में लिखा जा सकता है, तो इससे पुरानी लिपियों में भी महाभारत थी। जिस समय जो लिपि प्रचलित थी, उस समय उस लिपि में महाभारत लिखा गया है। और इसमें पाठ भेद का भी अंतर नहीं है। आज के देवनागरी जो गीता प्रेस की महाभारत है, उससे हाँ। आप इन श्लोकों के पाठ मिलाएंगे, उनमें कोई खास अंतर नहीं है, सब सेम टू सेम है। ओके। इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। बोलिए, अगर बोलिए। किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई श्रोता है, कोई दर्शक है, अगर वो इस पांडुलिपि के बारे में डिटेल में जानना चाहता है, तो इसके हुँ, ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर स्ट्रीम कर रखी है। अगर डिटेल में वो जानना चाहते हैं और एग्जैक्ट वो ये जानना चाहते हैं कि ये पांडुलिपि में जो भी हिस्से बचे हुए हैं, इन बचे हुए हिस्सों में क्या लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर डिटेल स्ट्रीम हमने अपने सनातन समीक्षा चैनल पे कर रखी है। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, इस पूरी स्ट्रीम को देख सकते हैं और ये समझ और सकते हैं कि इसके लिए बस महाभारत को क्या अन्य लिपियों में छोट लिखा गया कि नहीं। एक छोटा सा पेड सब्सक्रिप्शन हमने रखा है इसके लिए, अच्छा। तो वो लेकर हम देख सकते हैं। रेयर बिज़नेस, है ये चीज। बिज़नेस चल रहा नहीं, है अब यहाँ। वो क्या है, बिजनेस थोड़ा नहीं है। रेयर चीज है। मैं और समझ सकता हूँ। बिना बिना उसके कोई इज्जत नहीं होगी इन चीजों की, मैं अगर बिल्कुल इसमें समझता इसको हूँ। वैल्यू पुट नहीं की जाएगी इस चीज की। तो कुछ जी, चीजों की बिल्कुल। वैल्यू पुट करनी पड़ती है। क्योंकि एक रिसर्च बेस कंटेंट है, तो मैं चाहता हूं कि ये खास तौर से वही लोग देख पाएं या समझें। हालांकि जब मैंने स्ट्रीम की थी, मैंने स्ट्रीम पब्लिक की थी, बाद में दर्शकों से पूछ कर कि मैंने इसको ओनली मेंबर्स कर दिया। दर्शकों, जब भी मेरी कोई वैसी स्ट्रीम रहती है जो मुझे लगता है कि भाई इसमें काफ़ी ऐसे कंटेंट हैं, जो कंटेंट जो है आ, ऐसे यूजली छोड़ दोगे तो भाई वो कहते हैं ना कि फिर कीमत नहीं रह जाती है हुँ, उसकी। अरे वाह भाई, ठीक है ठीक है, हो गया। नहीं सही किया आपने। तो अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे वो आपने बिजनेस वाला बोला है, उसको कट मत कीजिए। उसका क्या होगा, उसका ये प्रभाव लगेगा कि आप हमारी तरफ नहीं, आप भी मतलब जो होते हैं ना, वैसे प्रश्न है, कटीले वो कर मैं रहे अब किसने कह दिया मैं हैं। आपकी तरफ हूँ? नहीं 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 नहीं, आप बिजनेस भी कहो तो देखो, हाँ, मैं क्लियर एंड कट करने वाला व्यक्ति हूँ। यूट्यूब पे अगर कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है, आप भी वर्क हाँ, कर रहे हो, अब भाई हुँ, अगर आप ये इतने बड़े ईमानदार आदमी हो तो अपना मोनेटाइजेशन बंद कर दो, फिर बोलो कि अगला बिल्कुल। बिजनेस कर रहा है। ससुरु, जितने यूट्यूबर है सब के सब हाँ, अपना मोनेटाइजेशन खोल के बैठे हैं, उनको जो भी ऑप्शंस हैं कमाने के, वो सारे ऑप्शंस आप खोल के बैठे हो। हुँ, भाई यहाँ जो हम वर्क कर रहे हैं ना, मैं हुआ और नटराज जी हुआ, तो हम तो, या आपकी भी मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे काम करते हुए देखा है, मेहनत करते हुए देखा है, मुझे नहीं लगता कि आप एक स्ट्रीम, हम जो ये रिकॉर्ड करके दे रहे हैं ना भाई, ये रिकॉर्ड करने के पीछे जितना दिमाग खपता है ना, वो जर्नी मुझे पता है, आपको भी पता है। आपने कहा ना कि कितने दिन रगड़ घिस करने के बाद से तो फिर समय निकला। भाई ये बहुत पैनिक सिचुएशंस होती है। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास तो इतना पेशेंस है कि चलो ठीक है, आपने किसी से कहा, अब वो अगला समय दे रहा है नहीं दे रहा है, फिर भी आप जो है ट्राई कर रहे हो जब भी समय निकले। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी चीज़ों को या अपने विषय वस्तु को लोगों के सामने रखने के लिए पेशेंस के साथ वर्क कर रहे हैं, धैर्य के साथ काम भी कर रहे हैं, और लगातार एक दूसरे के साथ टच में भी हैं कि चलो ठीक है, अगर ये व्यक्ति अभी फ्री नहीं है तो मैं दूसरे से भी काम करूं, डेली कंटेंट भी देना है भाई,
दर्शकों की रुचि का भी ध्यान रखना है। गैपिंग बहुत लंबी हो गई तो फिर चैनल के लग जाने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना है कि भाई चैनल भी बचाना है। तो ऐसे में हम लोग फुल टाइमर काम करने वाले लोग हो गए यहाँ पर। आप भी फुल टाइम वर्क कर रहे हो, हम भी फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब में जो नहीं है उसको लगता है कि बाप रे बाप बड़ू पैसा आता है। जिसको लगता है कि बहुत पैसा आता है, मैं उससे 100 बार बोलता हूँ भाई एक बार आजमा के देख ले यार कितना पैसा आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आपको पता चल जाएगा कितना पैसा आता है। तो बात पैसे की नहीं है। जब तक 5 लाख नहीं, सब्सक्राइबर ना हो जाए तब तक इनकम नहीं आती है। जितने भी मेरे यूट्यूबर्स भाई वगैरह दोस्त वगैरह नहीं बने हैं और वही बोलते हैं। वो पैसा आता है, लेकिन हमारा कंटेंट वैसा नहीं है कि वो हमें करोड़पति बना दे। हाँ, एड मेरा रेवेन्यू नहीं कंटेंट तो मिलता। बिना पैसे के चलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई एड देखो हम रेवेन्यू लोग नहीं मिलता रिसर्च है। करने वाले चैनल चलाते हैं, हमें बुक्स भी हुँ, लेनी पड़ती है, हमें कंटेंट के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखने पड़ते हैं। आप भी जानते हैं कि जितने भी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स उपलब्ध हैं वो सारे के सारे मेजॉरिटी पेड ही होते हैं, अगर बिल्कुल। आप उसको यूज़ करना चाहो। यहाँ तक कि आपको मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं है, सीधे-सीधे आप चले जाओ अमेज़न, फ्लिपकार्ट या गूगल पर चले जाओ, कोई भी एक अच्छी आर्कियोलॉजिकल साइट की कोई बुक या कोई आप रिसर्च कंटेंट आप एक बार देखो कितने में आती है, आपको पता चल जाएगा। जब आप सुनोगे कि भैया एक छोटा-सा पिद्दी-सा रिसर्च पेपर अगर आपको चाहिए, उसमें से मात्र 10 लाइनें ही आपके यूज़ की है, उसके लिए भी जब आपको 15, 20, 25, $30 देने पड़ते हैं ना भाई, कसम से बता रहा हूँ बहुत बुरा वाला दर्द होता है कि ससुरा हमारे पास मतलब का 4 लाइन है, फिर भी इतना रुपया दे के उसको पढ़ने के लिए सिर्फ़ लेना है, हुँ, सब्सक्रिप्शंस लेने हैं। भाई या फिर उसको जो भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो भाई हम लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है मैं आभार व्यक्त करूँगा अपने प्यारे दर्शकों का। मेरे दर्शक मेरे इस काम को और मेरे इस आवश्यकता को समझते हैं। वो उन्होंने मैं सच बताऊँ जब हम लोग आए थे तो कभी-कभी बड़ा मन मरोस के रह जाते थे और तब मैं बड़ा संकोची था। मैं लगता था कि यार कैसे बोलूँगा दर्शकों को? दर्शक सोचेंगे ये ससुरा पैसा माँग रहा है और कहीं साइकिल-वाइकिल खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद लिया और पैसे डाल लिया। तो मैं अगर बोलूँगा कि हाँ, मुझे ये बुक्स लेनी है, वो बुक्स लेनी है, तो लोग क्या सोचेंगे? बड़ा बैड फ़ील होता था। तो मेरे एक भाई हैं, अभी भी मेरे साथ ही हैं, हरीश जी। हुँ, तो वो अपना गुजराती अच्छा, भाऊ मेरे को बोला हुँ, कि देख भाई, जब तक तू कहेगा नहीं तेरी नीड क्या है तब तक लोग सुनेगा कैसे? अरे माँ भी उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो सबसे ज़्यादा दहाड़े मार के रोता है। तो आपको काम भी करना है, आप कहना भी नहीं चाहते हो, तो आप कहोगे नहीं तो कोई हनुमान जी थोड़ी है, कोई भगवान थोड़ी है कि आपके मन में क्या चल रहा है वो जान जाएगा। आप हुँ, कहो, आपके काम को और आपके नीड को अगर लोग समझेंगे तो निसंदेह वो आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने सबसे पहले एक बुक मैंने हम लोगों ने सजेस्ट की थी, उसके लिए हमने डोनेशन माँगा। यकीन मानो यार, जब पहली बार डोनेशन के लिए मैंने वो बुक के लिए डोनेशन माँगा था, तो वो बुक समथिंग 3500 या 3600 रुपए की थी और मैंने 9 बजे रात में डाल दिया, सो गया और सुबह उठ के देख रहा हूँ, तो लोगों ने भर-भर के यानी कि 3600 रुपए के 8500 रुपए लोगों ने डोनेट कर दिया था। तो सुबह उठ के सुबेरे जल्दी-जल्दी मैंने हमने वो पोस्ट उड़ाया और मैंने कहा भैया आपने ज़रूरत से ज़्यादा डोनेट कर दिया, अब रहने दो। तो हुँ, हमने एक वो बुक मँगा ली और फिर उसके बाद से 2-3 बुक्स और हम लोगों ने ले ली। तो थोड़ा-सा हिम्मत बढ़ा कि भाई ऐसे काम हो सकता है, लोग मदद वास्तव में करते हैं। हुँ, तो फिर आगे हम लोग बढ़े और फिर जैसे-जैसे हमें नीड्स हुई, तो भाई हम लोगों ने अपनी ज़रूरत की जो भी बुक्स थी, हम लोगों ने परचेज़ भी की, लोगों ने सहयोग भी किया और यकीन मानो सब प्रभु राम की कृपा है, वो ही कराते हैं, हम लोग तो बस माध्यम हैं। वो चाह देंगे तो संसार में सब कुछ संभव है, मैं यही मान के चलता हूँ, नहीं तो हम लोग से कुछ नहीं होने वाला था। यार नटराज जी का फ़ील्ड नहीं था ये, मेरा तो घंटा ये फ़ील्ड नहीं था। लेकिन अगर हम लोग इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये हम ये समझते हैं कि हम कर ही नहीं रहे हैं, ये कुछ और हुँ, ही है जो प्रेरित करता है और ये करने के लिए ऊर्जा देता है। बिल्कुल। मैंने पोस्ट देखी थी आपकी, मैं देखता रहता हूँ पोस्ट आपके और लाइव वगैरह भी बीच में खोल के देख ही लेता हूँ। नहीं हाँ, बढ़िया है, ज़रूर तो देखा करिए। नहीं बिल्कुल। मैं आपकी बात भी करता हूँ, मेरी पूरी कम्युनिटी है जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह से मैं अब तक मिला हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा रैशनल आप ही लगते हो। ये बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, पर सबसे ज़्यादा रैशनल आप ही लगते हो, जो धर्म के नाम पे ना कुछ भी नहीं बक रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, मेरे मतलब जितने जानकार हैं वो तो अच्छे ही हैं, पर काफ़ी मैंने ऐसे देखे हैं जो
धर्म के नाम पे 2 अच्छी बातें बोलते हैं पर 3 फालतू बातें बोलते हैं और वो ऐसा लगता है कि यार नहीं यार ये तो बकवास बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आप वो ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है आपकी पूरी टीम ने, नटराज जी सब ने, कि यार आपको सुना तो लगता है कि हाँ यार रैशनल है। हालाँकि मैं साइंस जर्नी की बात नहीं कर रहा हूँ। साइंस जर्नी एक ऐसा इंसान है जिसने आपने देखा ही होगा पिछले पॉडकास्ट में आके नहीं, उन्होंने वो तो कितना गंद आजकल है ना मचाया जी। कमेंट में आके गंद मचाई है कि तुम्हारा बाप है वो गपोड़ेबाज़ी कर रहे हो, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने उनको इग्नोर किया पर मुझे पता है कि आपकी टीम और आप कैसे कितनी मेहनत करते हो एक-एक कंटेंट को लाने के अंदर, कितनी रिसर्च करते हो आप लोग। नहीं, देखिए क्या है ना, जब ये आपने जो बात बोली है कि कुछ भी बोल देना, मैंने कहा ना आपसे, धर्म और आस्था ये मेरा निजी है, यह मुझसे कोई कभी नहीं छीन सकता है। तो जो चीज़ स्वतः मेरे पास है, उसे मुझे एक्सप्लोर करने के लिए या उसे मिर्च मसाला लगाने की मुझे कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पब्लिक डोमेन में हम कोई भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर करें, वो ऐसी शेयर करें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रिलायबल हो और लोग उसको सुने तो कहीं ऐसा ना हो कि अब हमने एक बात सही बताई, 10 बात गलत बताई, तो वो सुना हुआ व्यक्ति किसी मंच पर जाएगा तो लोग बहुत समझदार हैं, पकड़ में आ जाता है। तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी क्या होगी और मेरा वो भाई जो मुझ पर विश्वास करके किसी भी डिबेट में या किसी भी मंच पर गया है, फिर वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? यार मैंने सनातन समीक्षा से सुना था, उसने तो ये कहा था कि सूरज के पास एक हेलीकॉप्टर घूमता है। हमने तो बक दिया सूरज के पास हेलीकॉप्टर घूमता है। अब ये ससुरा हम अब हेलीकॉप्टर पे चढ़ने की बात कर रहा है, अब हम चढ़ाएँ तो चढ़ाएँ कहाँ से? अब तो हमारा तो गया। तो वो खुद भी गया और तो हम फिर हमारी जो इमेज बनेगी उसके नज़र में, वो तो हमें कहीं हुँ। के लायक नहीं छोड़ेगी। तो भाई सीधी-सी बात है, धर्म और आस्था ये हमारा निजी मसला है और हम जो काम कर रहे हैं, हमारा काम है रेफ़रेंस बेसिस बात करना। क्योंकि आप बात ऐसी करिए जो वास्तव में जितना बोलिए उतना प्रूवन कर सकें। गला तो कोई भी फाड़ सकता है, हाँ भाई ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन जब प्रूफ करने की बात आएगी तो फिर आपको मिट्टी पलीत हो जाने वाली है। तो उतना ही बोलिए ना जितना आपके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है और आप बाद में उसको जज कर पाओ, प्रूफ कर पाओ। जब तक जो वैसी रिपोर्ट ना हो जो प्रमाणित है, तब तक हम बोलते नहीं है। जैसे राम सेतु की बात है, कई लोग कहते हैं हुँ। राम सेतु पे स्ट्रीम बनाइए, राम सेतु पे करिए, हम नहीं करते हैं। नहीं, जी। राम सेतु हमारे पर तो पास एक वही स्ट्रीम मैं लेने वाला हूँ, मैं खुद लेके आने वाला हूँ। हमने और नटराज ने मिलके एक रिसर्च बेस्ड स्ट्रीम बनाई भी है। आप उस स्ट्रीम को कभी मौका लगे देखना और फिर देखना कि हम लोग कैसे राम सेतु के ऊपर अपना ओपिनियन रखते हैं। है। हम ये बिल्कुल, नहीं मैं देख कि मैन हाँ, मेड है या प्राकृतिक है, दोनों में से कोई वो नहीं रखते अभी। या कोई 9 लाख साल पुराना है, कोई 10 लाख साल पुराना है। हुँ। रखते हैं तो उस तरह से अभी हम नहीं रखते हैं, जब तक इसी हमारे वजह पास से दिक्कत क्या सिंगल है कि एविडेंस ना कभी-कभी मिले। हम लोग अपनों के भी शिकार बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि विचारधारा, विचारधारा देखिए हमारी एक ही विचारधारा है और मेरी विचारधारा इतनी है, बस मैं एक ही सपना पाल के बैठा हूँ कि मैं बस ये चाहता हूँ कि सनातन समीक्षा देखने वाला व्यक्ति या हमसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति या आपसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति या किसी भी मंच से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर हमारे ऊपर आँख मूंद के भरोसा कर रहा है ना, तो हम उसके भरोसे को आजीवन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। उसकी आँख में धूल कभी नहीं झोंकेंगे क्योंकि आप झूठ बोल कर के, बड़े-बड़े दावे करके, बड़े-बड़े बातें शेयर करके बेशक आप नज़रों में उभर जाइए, लेकिन वो कहते हैं कि कछुए की चाल धीरी है, वो मज़े में चल रहा है, लेकिन स्थायी है। दर्शकों को भी एक स्थायी चीज़ चाहिए। एक हमारे यहाँ देख लीजिए, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मैं कभी-कभी निराश भी हुआ हूँ। हमारे दर्शक कहते भी हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बात इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है कि आपके पास ग्राहक कितने हैं। बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपके पास ग्राहक संतुष्ट कितने हैं। वाह! ना ही हमने रामायण के 3 झंडे किसी दूसरे देश में ढूँढे हैं। वो हालाँकि सब मन काम नहीं करता है करते। ढूँढने का। और एक और चीज़ है, एक चीज़ हमें मिली थी रामायण में सिंधु प्रदेश के यहाँ
दरियाई घोड़ों का उल्लेख है महाभारत में, और वो अच्छा। लगभग 10,000 ईसा पूर्व थे। लेकिन हमने उसको क्यों अभी तक नहीं लिया? उसमें दो चीजें हैं। वहाँ जो शब्द है संस्कृत में, वो है सिंधुना अश्व। तो उसका एक अर्थ ये भी होता है कि सिंधु प्रदेश के घोड़े, और हाँ। एक अर्थ होता है सिंधु यानी नदी, नदी के घोड़े यानी दरियाई घोड़ा। तो वो अंतर पड़ जाता है जब तक हमें फिक्स ना मिल जाए, टीकाओं से कंफर्म ना हो जाए, प्राचीन टीकाओं से, कई चीजों से, कि वहां वास्तव में दरियाई घोड़े की बात है या वास्तव में वहां सिर्फ घोड़ों की बात है, सिंधु प्रदेश के घोड़ों की बात है। तो हमने वो संदर्भ नहीं लिया। हम भी चाहते कि भाई सिंधु अश्व, और हिंदी वालों ने भी दरियाई घोड़ा लिखा है। तो ये देखिए महाभारत रामायण में भारत में दरियाई घोड़ा का उल्लेख है, और दरियाई घोड़े भारत में 10,000 ईसा पूर्व के आसपास पाए जाते थे, फिर लुप्त हो गए। तो जो रामायण है वो 10,000 ईसा पूर्व में लिखा गया है। तो वो काम हम कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है ना वो चीज। हालांकि इसके ऊपर हमने हम्म। डिस्कशन जरूर किया अपने मंच से, मैंने दर्शकों से कहा भी कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे कुछ तथ्य मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना दावा करना, हमने दावा नहीं हम्म। किया। हाँ। हम दावा करते हैं, एक विषय पे दावा करते हैं। अभी रिसेंटली जब हम लोग रामायण पे काम कर रहे थे, तो कुछ चीजों पर एक हमारा नजर भी जाता है, हम लोग विचार भी करते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर रामायण पर रिसर्च कर रहा है या आगे करने की कोशिश भी करे, तो उस व्यक्ति को कुछ मुद्दों पर काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोनॉमी के पर्पज से, भौगोलिक परिप्रेक्ष्यों से रामायण की डेटिंग को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बड़ा शानदार पहलू है, उसको हम लोग बार बार भूल रहे हैं। भाई, रामायण में नदियों का बड़ा महत्व है। हम्म। राम जी का पूरा जर्नी ही बहुत सारी नदियों से होके गुजर रहा है, और ऐसे में भगवान श्री रामचंद्र जी के एक पूर्वज हैं, भगीरथ। कहा जाता है हम्म। कि भगीरथ जी जो थे वो स्वर्ग से गंगा को जो है पृथ्वी पर लाए थे। अब सवाल ये है कि गंगा तो हमारे पास ही मौजूद है, तो हमें हम्म। रिसर्च ये भी करना चाहिए कि गंगा मतलब स्वर्ग, स्वर्ग मतलब कि पहाड़ी। अब वो पहाड़ी क्षेत्रों से गंगा जी को मैदानी क्षेत्रों में ला करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने का काम अगर भगीरथ जी ने किया, तो कब किया? गंगा का मैदानी क्षेत्रों में विस्तार कब हुआ है? कितने हजार साल पहले, कितने लाख करोड़ साल पहले हुआ है? अगर हमें ये पता चल गया कि गंगा पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में इतने हजार साल पहले बही, ये आई पहली बार, तो कम से कम हम एक डेटिंग क्लियर कर सकते हैं कि हम्म। हाँ चलो, इस टाइम पे संभव हम्म। है कि यह टाइम पीरियड जो है भगीरथ जी का रहा होगा। बिल्कुल। अगर हम इस प्रकरण को अगर इस चीज से रिलेट करें तब, अगर रिलेट कर रहे हैं तब, तो अगर आप रिलेट करेंगे तो कम से कम आपको वो समय भगीरथ जी का निकलेगा। तो भगीरथ जी के बाद राम जी हुए हैं। सपोज करो कि अगर भगीरथ जी का समय अगर हम माने कि गंगा नदी जो है मैदानी परिक्षेत्रों में 50 से 60 हजार साल पहले आई, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि 50 से 60 हजार साल पहले हम भगीरथ का समय मान के चलते हैं। फिर उसके बाद कितनी पीढ़ी बाद भगवान राम हुए, हम सबकी हम्म। पीढ़ी को भी एक बार जज करेंगे, मेजर कर लेंगे, और फिर उसके बाद से जो समय निकल के आता है वो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का समय होगा। एक अब चीज और भी आती है। इससे ये होगा कि जो 9 लाख 10 लाख साल पहले कह रहे हैं, उन्हें फिर हाँ। से विचार करना पड़ेगा बिल्कुल। कि गंगा जो बताइए वही इतनी पुरानी नहीं निकल रही है। 10 लाख बहुत ज्यादा हो जाता है, सही बताऊं, 10 लाख बहुत हाँ, ज्यादा हो जाता है। हम्म। वो गंगा भी इतनी पुरानी नहीं निकल रही है। मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों की बात करो, मैं क्योंकि समझ सकता हूँ जी। भाई कथानक तो यही है ना कि उन्होंने अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा को मैदानी क्षेत्रों में लेके आए, और फिर गंगा का हम्म। पानी गया, और फिर उनके पूर्वजों के जो अंत्येष्टि संस्कार जहां से हुआ था उस भूमि से होकर गुजरा, तब जाकर के उनको पितरों पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने यही तो किया था। अब एक प्रसंग हम्म। और भी बड़ा शानदार आता है। हम्म। बहुत सारे लोग तो रामायण और महाभारत को लेकर के इस बात का कंफ्यूजन ज्यादा पैदा करते हैं। उनको ये लगता है कि रामायण और महाभारत का जो लड़ाई है ना, वो लोहा से हुआ है। लोहे के तीर अच्छा। बनते थे, लोहे का रथ बनता था, लोहे के धनुष बनते थे, भाई उससे टप टप मार रहे थे एक दूसरे को, जबकि वह लौह युग है ही नहीं। हम्म। असल में कंफ्यूजन क्या है कि संस्कृत में लोहे को कहते हैं अयस या काला अयस, और असल में उसमें जो लोहित शब्द इस्तेमाल हुआ है वो लोहित लोहे के लिए नहीं है, बल्कि वो किसके लिए है नटराज जी? क्या है लोहित? कॉपर कॉपर। कॉपर।
अच्छा। कॉपर होड कल्चर की आप बात करते हैं तो कॉपर को लोहित कहा गया है क्योंकि वो लोहे के जैसा लाल रंग का होता है, वो हुँ, खून के जैसा लाल, तो इसलिए उसको लोहित कहा गया। तो जब भी लोहित हुआ तो लोहित मीन्स कॉपर है, वो कॉपर्स के वेपन्स हैं। तो आप कॉपर्स के वेपन्स आप देखिए, फिर उसके बाद से आप रामायण और महाभारत से जुड़ी जो भी साइट्स हैं उन साइट्स पर आप जाके विजिट करिए। अगर आपको वहां से कॉपर होड कल्चर अगर नहीं मिलता है, फिर आप कहिए कि रामायण महाभारत की जो स्टोरीज हैं वो काल्पनिक है। निस्संदेह आप हस्तिनापुर को देख लीजिए, बागपत देख लीजिए, अपना हरियाणा देख लीजिए, आप देखिए जहां से भी ये एग्जीबिशन हुए हैं, जहां से भी ये खुदाइयां हुई हैं, वहां से कॉपर होड हुँ, कल्चर के साक्ष्य मिले कि नहीं मिले। अभी तक तो हुँ, कुछ वामपंथी चिल्ला रहे थे कि भारतीयों को तो भाई रथ हो तो इनको तो था ही नहीं, ये बेकार में ऋग्वेद के घोड़े पे बैठ करके और रथ हाँक रहे थे, जबकि भारत में तो एक को रथ नहीं मिला। लेकिन सिनौली में तो इनके मुंह पे तमाचा लग गया, हुँ, तो रथ भी मिला और वह उस रथ को हाँकने वाले योद्धाओं के अवशेष भी मिल गए। फिर तो मुंह चौपट जैसा हो गया इनका। अब करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ, इतने दिन से कहानी बिछा के बैठे थे, लेने के देने पड़ गए। अब आप कहेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में भी ये लोग यही बैठा के बैठे थे कि सिंधु सभ्यता के लोग तो बिल्कुल गाय थे, गाय, बड़े अहिंसक आदमी थे भाई वो लोग, बहुत शरीफ। लेकिन सिंधु सभ्यता की पूरी सील उठा के आप देख लीजिए, पूरी सील में वेपन्स हैं, अच्छा। पूरी सील में वेपन्स हैं। कहीं वो किसी पशु को मार रहे हैं तो किसी पशु से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, और यहाँ तक कि सील में तो वेपन्स हैं ही। वहाँ की जो साइट्स हैं उन साइट से मिले हुए कई सारे वेपन्स ऐसे हैं जिन वेपन्स को अगर आप रामायण महाभारत के कथानकों से जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो सिमिलर वही वेपन्स हैं जिस तरह के वेपन्स रामायण महाभारत में यूज करने की बात की गई है। हुँ, अब आप बताओ, जब रामायण का युद्ध हो रहा था तो उधर से रावण की तरफ से एक बहुत मोटका आदमी था जिसका नाम था कुंभकर्ण। हुँ, तो कुंभकर्ण जब लड़ाई के मैदान में आया तो बोला कि मेरे पास ऐसा मुकदर है जो काला आयस का बना हुआ है, इससे अच्छा। मार मार के मैं बानरों को चौपट कर दूंगा। धमकी आ रहा था। अब जरा सोचो, उस समय लोहा यानी काला आयस कितना रेयर रहा होगा कि उसके पास खली था। किसके पास? कुंभकर्ण कुंभकर्ण के के पास। हुँ, हुँ, अब लोग कहेंगे यार लोहा कैसे उतना पुराना हो सकता है? तो भाई रावण कहाँ का था? श्रीलंका का, हुँ, दक्षिण में पड़ता है अपने से। और अभी आप जाके देखिए, अभी रिसेंट एक डिस्कवरी हुई है कि दक्षिण भारत में लोहे के अस्त्र शस्त्रों को बनाने वाली साइट्स 3000 ईसा वर्ष पूर्व की समथिंग मिली। अच्छा। पहले ये था कि लोहा हम भाई विदेशियों से, लोहे से हमारा मतलब विदेशी लोग आके लोहे से हमारा परिचय करवा दिए। हुँ, बहुत हुँ, सारे लोग बोलते हैं कि लोहा तो बहुत बाद में मिला, हम तो लोहे से बहुत बाद में परिचित हुए। लेकिन हुँ, अब स्टोरी ये है कि लोहे से सबसे पहले परिचित होने वाला कल्चर तो खुद भारतीय था। हम ओके। लोग थे जो सबसे पहले लोहे से तीन परिचित हुए थे। 3000 ईसा पूर्व साउथ से, 2000 ईसा पूर्व आपके उत्तर प्रदेश मल्हार से, 1500 ईसा पूर्व के आसपास अतरंजी खेड़ा से हुँ, लोहा मिल चुका है। जो पिछली डेट थी 1000 ईसा पूर्व लोहे की, वो अब आउटडेटेड हो चुकी है। आउटडेटेड हो गई। हम्म। तो अगर हुँ, 3000 ईसा वर्ष पूर्व अगर लोहे के शस्त्र बनाने का अगर हमें एविडेंस मिल गया, तो हाँ, वो तो सिर्फ लोहा नहीं मिला है, लोहे के हथियार जो जगह मिली है वहां लोहे के हथियार तपा के बनाए जाते थे वो साइट ही मिल गई है। मतलब और लोग लोहे से परिचित बहुत पोजेल पहले से होते हैं। पोजेल एक आर्कियोलॉजिस्ट है, इंडास वैली पे काम किया है, खास हुँ, करके गुजरात को लेकर। और एक और हैं, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं लेकिन उन्होंने आर्कियोलॉजी में भी काम किया, केन्नर करके इंडास वैली में काम किया। उन्होंने भी बताया कि इंडास वैली वाले लोहे को जानते थे। और एक जिम बी सेफर हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में काम किया है, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट में लोहे का उल्लेख किया है 3000 ईसा पूर्व के आसपास, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। वो ऐसा है कि जो सोने की कोई चीज है उस पर लोहे का टांका लगाया गया है, तो लोहा रेयर था इसलिए लोहे का टांका है। तब उस समय लोहा ही रेयर हुआ करता था, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि वो मुटका लेके आया था कुंभकर्ण, तो कह रहा था हुँ, कि देखो हमारे पास लोहे का आइटम है, इससे मार मार के तुम लोगों को एकदम सुझा देंगे।
मतलब वो ये बताना चाह रहा था कि बहुत रेयर हथियार है हमारे पास। हाँ। तो वो चीज थी उस समय, और ये इंपॉर्टेंस रखती है। इसी के साथ साथ अगर हम रामायण महाभारत की बात कर रहे हैं तो कुछ और तथ्य हमारे साथ आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए शैलचित्रों की बात कर लो, तो शैलचित्रों से भी प्राचीन संस्कृतियों के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। इस पर चाहूंगा नटराज जी कोई टिप्पणी अगर आप रखना चाहें। अच्छा, वो आप ही बता दीजिए, वो चित्रकूट वाला। कुशवाहा जी। जी हाँ, एक चीज मैं बता ही दूं। अब देखो, एक चीज जब हम लोग रामायण का अध्ययन कर रहे थे तो हमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण पता चली। चित्रकूट को आप किस नाम से जानते हो? उसका असली नाम क्या है? मुझे अभी ध्यान नहीं है। चित्रकूट ही सब लोग कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम है शैल चित्रकूट। ओके। और महर्षि वाल्मीकि जी ने भी यही उद्धृत किया हुआ है। और अच्छा। बड़ी मजे की बात है कि वहां से कुछ शैलचित्र मिले हैं, और जो शैलचित्र मिले हैं उन शैलचित्रों में दो तरह की आकृतियां दिखाई गई हैं। एक आकृति तो मानवाकृत है, यानी कि मानवों की प्रतीत होती है, लेकिन एक आकृति ऐसी है जिसकी टेल है, यानी कि पूंछ है। हम्म। दिखाया उनको मानवों के जैसा है, लेकिन उनकी पूंछ भी दर्शाई गई है। अब जरा आप सोचो, राम जी चित्रकूट में गए थे, वो हम्म। एरिया किनका था? वानरों का। वानरों से मुलाकात उधर ही तो होती है उनकी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि भैया ये शैल, यानी कि उन जिस समय यह ग्रंथ रचा गया होगा उस समय भी उन क्षेत्रों में शैल चित्र बनाए जाते होंगे, या रहे होंगे, बने होंगे, या उनके समय में बनाए जाते होंगे। तभी तो उस स्थल का नाम शैल चित्रकूट था। यानी कि राइटर इस बात से परिचित है कि यह स्थान जो है यह शैल चित्रों से भरा हुआ है। और मजे की बात है कि वहां से शैलचित्र मिल भी गए हैं, और वो जो शैलचित्र मिले हैं उनमें दो तरह के लोग दर्शाए गए हैं, एक टेल वाले और एक बिना टेल वाले। वो शैलचित्र भी हम लोगों ने रखा हुआ है, हालांकि इसके ऊपर अब तक हमने कोई स्ट्रीम नहीं की है, कोई सेशन नहीं किया है। हम लोग अभी चाहते हैं कि थोड़ा उस पर अपनी और रिसर्च पुख्ता कर लें। और एक काम और करना चाह रहे हैं कि हम लोग इसमें सोच रहे हैं कि हम लोग अपने पास थोड़ा कुछ बजट हो तो हम लोग खुद विजिट भी करें उस जगह पर, ताकि अपनी आंखों से एक बार कंफर्म हो ले फिर बात करें। अच्छा, इस पे हम्म। एक चीज और कहूंगा। जैसे पहले पर्वत के नाम उनकी पहचान के आधार पर रखा जाता था। गिद्ध के हम्म। आकार का पर्वत है तो गिद्धकूट पर्वत। उसी ओके। प्रकार चित्रकूट है, कूट यानी होता है पर्वत, चित्र यानी जिस पर चित्र बने हो। तो हाँ। आप सोचिए कि वाल्मीकि जी को या वाल्मीकि जी के समय इस चीज की जानकारी थी कि यहाँ चित्र है। तो ये चीज यही बता रही है कि जो लिखने वाला भी वास्तविक व्यक्ति है और घटनाएं भी वास्तविक है, क्षेत्र भी वास्तविक है। और उसने एक शैल और वो। चित्रकूट लिखा, हाँ। वहां शैल चित्र हाँ। मिला। हाँ। अब ऐसा तो है नहीं कि एक यूपी में रहने वाला व्यक्ति, नेपाल के परिक्षेत्र में बैठने वाला व्यक्ति एमपी के पहाड़ों में घूम के आके और बैठे बैठे आंखों से देख लिया भैया वहां पर क्या है। या फिर अगर बैठे बैठे ध्यान से भी देख लिया तो वाकई कितना अद्भुत रहा होगा। हम्म। और इसी प्रकार एक गधे का भी मिलता है संदर्भ, वो भी बता दीजिए, जंगली गधे वाला। अच्छा एक बात बताओ, हम्म। अगर मैं आपसे बोलूं कि गधे सबसे तेज दौड़ते हैं कि घोड़ा, क्या बोलोगे? ऑब्वियसली घोड़े में ज्यादा एनर्जी होती है, स्टेमिना ज्यादा आज होता के है। हिसाब से आप कह रहे हो कि ऑब्वियसली घोड़े, लेकिन तथ्य हम्म। यह है कि भारत में, यानी कि हमारे परिक्षेत्र में एक ऐसी वैरायटी का गधा मिलता था हम्म। कि जो घोड़े का भी बाप हुआ करता था, हालांकि आज लुप्त है। अच्छा। ओके। और उसके फॉसिल्स भी मिल चुके हैं उस गधे के। और एक और मजे की बात बताऊं, हाँ। रावण के रथ घोड़े नहीं गधे चलाते थे। ये वाल्मीकि रामायण में है। या अब सवाल यह है कि रावण के रथ अगर गधे चलाते थे तो गधा तो हमेशा घोड़ा से नरम ही दौड़ता है, तो रावण पागल हम्म। था क्या गधे का रथ जोतता था? नहीं, रावण पागल नहीं था, क्योंकि उसके पास जिस नस्ल के गधे थे उस टाइम के सबसे बड़े धावक के रूप में माने जाते थे। जंगली गधे थे वो, भयंकर मुख वाले।
भयंकर मुख वाले, और लिखा भी है वाल्मीकि जी ने कि भयंकर रुद्र मुख वाले उनके, मतलब भयानक मुख वाले उसके घोड़े गधे। अच्छा, और क्या बात। आपने कहीं सुना भाई कहीं कि गधे का रथ चलता हो? लेकिन रावण गधे के रथ पे चलता था। और यकीन मानो जब हम लोग ने ये पढ़ा तो हमने कहा हम लोग भी यार ये गधा कब यहाँ रथ चल, कभी गधे रथ हाँ, चला चढ़ाते हैं। फिर पता मुझे भी चला कि ताज्जुब हो रहा भाई है। भारत में तो भाई इस तरह के गधे मिल चुके हैं भाई अपने क्षेत्र में, कि भाई इतने मतलब घोड़ों से भी उत्तम किस्म के जंगली गधे, उनको ट्रेन फिर तो करके हमें वो चला रहा था। डोंकी डोंकी पावर यूज करना चाहिए फिर हमें, हॉर्स पावर की जगह। तो अब नहीं, अब तो वो नस्लें ही खत्म हो गई। अब देखो हमारे शैल हम्म चित्रों पर भी उस तरह के गधों का अंकन है। हम्म 7,000 ईसा पूर्व नष्ट हो चुके हैं वो गधे। वो गधे नष्ट हो चुके हैं। ओके, अगर वो 7,000 पहले खत्म हो चुके हैं बीसी, तो इसका मतलब रामायण भी उसके आसपास ही हुई होगी, उससे पहले नहीं, हाँ उसके बिल्कुल, बाद नहीं, मेजोरिटी सॉरी उसके एविडेंस तो बाद। देखो, अगर हम एक समय रेखा खींचना चाहें, अब हम्म पीछे कितना जाना चाहते हैं तो पीछे जाने के लिए जैसे जैसे एविडेंस कलेक्ट होंगे हम उतने पीछे जा सकते हैं। लेकिन हम्म एक सीमा ऐसी है कि हम उस सीमा से आगे नहीं कह सकते कि भाई इसके बाद घटित हुई है रामायण। वो ये है हम्म कि आप 7 से 8 हजार साल के बाद नहीं कह सकते हो कि रामायण घटित हुई है, उसके पीछे आप कह सकते हो कि ये घटित हाँ हुई है, क्योंकि जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी उसमें वर्णन दिया गया, उन वर्णन के आधार पर अगर आप इस चीज को जज करना चाहो, रिसर्च करना चाहो, तो निसंदेह आप 7 से 8 हजार साल पीछे ही जाओगे रामायण को जानने के लिए। इसीलिए नटराज जी ने आपसे कहा था कि अगर हम रामायण और महाभारत की बात करें, तो रामायण और महाभारत में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के बेसिस पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा महाभारत को प्रूवन करने के एविडेंस हमारे पास है। रामायण को प्रूवन करने के हमारे पास अभी भी उतने पुख्ता साक्ष्य नहीं है। हाँ ये है कि जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों के बेसिस पर तार्किक रूप से अगर आप चर्चा करो हम्म और फिर आप उनकी फाइंडिंग पे विचार करो, तो साबित हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब लोहे के पीसू बना रहे थे लोग, कहते यार लोहा तो 1 हजार साल पहले मिला और ये तो लाखों साल पहले रामायण महाभारत की बात बताते हैं। तो जब हम्म लोहा ही नहीं था 1 लाख साल पहले, तो लड़ कहाँ से लिया लोहे से? लेकिन यहाँ पर तो भाई अब पता चल गया ना कि हमारे यहाँ तो 3 हजार साल, सॉरी 3 हजार ईसा वर्ष पूर्व पहले से ही लोहे के बारे में लोग परिचित थे, और तब लोहा रेयर हुआ करता था। और यकीन हम्म मानो रामायण में लोहे को रेयर ही बताया गया है, क्योंकि एक क्यों मोटका के पास था, वो कुंभकर्ण के पास, हाँ तो रेयर ही हुआ ना भाई। अच्छा, ये है कि रामायण के पक्ष में जूलॉजिकली जियोलॉजिकली और एस्ट्रोनॉमिकल ये एविडेंस दिए जा सकते हैं। हाँ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो अभी इतने नहीं है। राम सेतु पे अ, थोड़ा बहुत कहा जा सकता है बस। और जहाँ महाभारत है तो इसके कुछ आर्कियोलॉजिकली दिए जा सकते हैं। द्वारका हो गया, आसपास के जो भी साइट हैं महाभारत के, उनमें कौन सा कल्चर है, कॉपर होड, PGW, OCP, इनसे रिलेटेड कर कर देखा जा सकता है महाभारत को। तो ये अभी थोड़ा समस्या है रामायण को लेकर। जी। रामायण को लेकर के अगर आप एक चीज रिसर्च करना चाहो, हम्म राम सेतु के ही ऊपर अगर हम बात कर लें, तो देखो आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, अब डायरेक्ट मैं नटराज जी की बात करूं या अपनी बात करूं, तो हम कुछ भी कहने की दशा में नहीं है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। हम्म चलो मान लो काल्पनिक सही, हम्म आप ये भी मान लो कि चलो राम सेतु को राम जी ने नहीं बनाया, हम्म मान लेता हूँ राम जी ने नहीं बनाया, प्राकृतिक लेकिन मान लीजिए। प्राकृतिक ही मान लो, नेचुरल मान लो, लेकिन यार ये जो रामायण लिखने वाला व्यक्ति जिसको कहा गया है महर्षि वाल्मीकि, ये महर्षि वाल्मीकि जिस क्षेत्र के थे हम्म और वो पुल जिस क्षेत्र पर बना हुआ है, बहुत दूरी है रे भाई। तब तो इतने आधुनिक उपकरण भी नहीं थे, हवाई जहाज एरोप्लेन तो कुछ था ही नहीं कि उड़ के चले जाके वाल्मीकि जी देखा है। और पुष्पक विमान तो तुम मानते भी नहीं हो कि पुष्पक विमान जैसी कोई चीज भी रही होगी तब। तब तो पुष्पक विमान भी रेयर था, रावण के पास था खाली। हम्म तो भाई ऐसे में आप ये कैसे कल्पना कर सकते हो? और सबसे बड़ी बात है, अगर आप उसको मैन मेड ना मान के अगर आप नेचुरल भी मानते हो ना, तो भी वो बहुत पहले ही समुद्र में डूब गया था।
तो जब वो समुद्र में डूब गया था तो डूब जाने के बाद कौन जाके देख के आया और रामायण लिख दिया भाई? मतलब जिसने लिखा वो डूबने से पहले जानता होगा कि भाई यहाँ पुल था, इस पुल से लोग आते थे और जाते थे। तो हो सकता है कि उसने अपनी कहानी में उस पुल को सेट कर दिया हो, लेकिन जिसने भी लिखा है वो जानता तो होगा उसके बारे में। और वो पुल तो बहुत पहले ही पानी में डूब गया था। सैटेलाइट से देखना पड़ रहा है ना, तब पता चल रहा है हाँ भैया यहाँ कोई पुल जैसी संरचना है। और सबसे बड़ी बात है, ये पुल जैसी संरचना ठीक वहीं क्यों है जहां रामायण में लिखा हुआ है, और वहीं से उसी देश में क्यों है जिस देश में बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप उसको नेचुरल मानते हो, प्राकृतिक मानते हो, तो प्राकृतिक भी होने का अभी कोई स्पष्ट पुख्ता सबूत वहां नहीं निकला। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक ऐसा पत्थर है जो पत्थर पानी में डाल देते हो तो डूबता नहीं है। वो तो तो भाई गलत मैं बात मतलब है, बताऊं, आगे वाला भी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे पत्थर से बना है कि वो पत्थर आप पानी में डाल दो तो डूबता नहीं है। भाई ठीक है, नहीं डूबता है, लेकिन मजे की बात है कि वो पत्थरवा वो पुलवे वाला जगहिया पर कहाँ है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि वह पत्थर जो उसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो पत्थर उस स्थान के स्पेशल नहीं है। वो एक संरचना स्पष्ट रूप से पता चलती है कि वो एक संरचना है और वो बनाई गई है। अगर आप नेचुरल भी मान के चल रहे हो तो नेचुरल भी होने का अभी तक कोई अब रिसर्च आगे हो और भी उस ऊपर विस्तृत रिपोर्ट अगर आए, क्योंकि जो लोग रिसर्च कराने वाले थे जिनके समय में रिसर्च हुई थी तो वो तो यही चाहते थे कि इसको नेचुरल साबित करके इसको तुड़वा उड़वा के अपना रास्ता क्लियर कर लें। तो हम उसको इतना रिलायबल मान नहीं सकते। और कोई नई रिसर्च, कोई नई रिपोर्ट अभी आ नहीं रही है, अभी उसके ऊपर कोई और नया वर्क हो नहीं रहा है। तो राम सेतु पर अभी कुछ भी सडनली कह देना मेरे हिसाब से या फिर नटराज जी के हिसाब से उतना सही नहीं है। हाँ, हमारी आस्था जरूर जुड़ी हुई है और हम इस बात को मानने के लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं कि दुनिया के किसी भी लिटरेचर में उसका जिक्र हो ना हो, लेकिन एक रामायण ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें उस पुल का जिक्र है और आज उस पुल को ढूंढा जा चुका है। वो पुल आज ढूंढा जा चुका है, वो जगह आज ढूंढी जा चुकी है और ठीक वहीं ढूंढी जा सकी जहां पर महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। और महर्षि वाल्मीकि जी ने जिन जिन क्षेत्रों के बारे में लिखा है वो सभी क्षेत्र आज भी मौजूद हैं भौगोलिक रूप से। और जैसा उन्होंने वर्णन किया है, आज से 7 से 8-10 हजार साल पहले वो क्षेत्र वैसे ही हुआ करते थे। पंचवटी को जंगल कहा गया है भाई साहब। कहाँ था पंचवटी? दंडा ये जो वन है, जैसे मान लीजिए आपका दंडकार। पंचवटी हो गया, चित्रकूट हो गया, दंडकारण्य हो गया, तो ये जो परिक्षेत्र हैं जिधर बताए गए हैं और जैसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, आप वहां के लोगों से पूछो, उसकी हिस्ट्री को मेजर करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या वो उस समय था। और सिर्फ उन्होंने इतना ही नहीं लिखा, वहां की एक एक वनस्पति के बारे में भी उन्होंने लिखा है और उन वनस्पतियों के बारे में भी लिखा और एग्जैक्ट वो वनस्पतियां वहां पर मिली भी थी, हैं भी, मौजूद भी हैं। अच्छा, और तो कई इलाके तो अब जंगल नहीं रहे हैं, हाँ, लेकिन उनके समय पे उनके समय थे। जी। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एक व्यक्ति जो कल्पना कर रहा था, वो कल्पना करते करते बिना घूमे बिना कहीं गए सब जगह घूम, मतलब भाई जिन जगहों को घूमते घूमते राम जी को इतना समय लग गया, वह लिखने वाला हवा में लिख दिया है भाई।